हेलो नमस्कार। सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं 1 रुपए की डकैती। जी हाँ, 1 रुपए की डकैती देवराज चौहान सीरीज। डकैती की एक ऐसी खूनी दास्तान जिसकी सफलता या असफलता दोनों ही स्थिति में मौत लाजिमी थी, और वह थी सिर्फ 1 रुपए की डकैती। क्या था उस 1 रुपए में जिसे पाने के लिए जाने कितने मौत के मुंह में जा चुके थे, और अब देवराज चौहान उस 1 रुपए की डकैती के लिए मौत की बाजी लगाने जा रहा था। पिछले 2 दिनों से जगमोहन पूरी तरह तनाव में घिर चुका था। देवराज चौहान 12 बजे के करीब किसी काम के लिए कार पर निकला था और उसके बाद अब तक वापस न लौटा था, जबकि ऐसा अमूमन होता नहीं था। देवराज चौहान को रात गए तक तो हर हाल में लौट आना चाहिए था। देवराज चौहान का वापस न आना ही जगमोहन के लिए भारी परेशानी का सबब था। 2 दिन से देवराज चौहान कहाँ था उसे नहीं मालूम था। वह कहाँ गया था यह भी नहीं जानता था। मालूम होता तो उसकी तलाश पर निकल चुका होता। अब उसे तलाश करे भी तो कहाँ। लेकिन इस तरह हाथ पर हाथ रखे भी वह बैठ नहीं सकता था। देवराज चौहान को उसने यूं ही इधर उधर तलाश करने की सोची कि शायद उसकी कोशिश कुछ रंग ले आए। जगमोहन की सोच इस विचार तक पहुंची ही थी कि पोर्च में कार रुकने की आवाज आई। जगमोहन एकाएक अलर्ट सा नजर आने लगा। उसकी सिकुड़ चुकी आंखें बंगले के मुख्य द्वार पर जा टिकी। जूतों के कदमों की आहट उसके कानों में पड़ने के पश्चात उसे देवराज चौहान नजर आया। जगमोहन के चेहरे पर राहत के भाव आए। देवराज चौहान के शरीर पर मौजूदा कपड़े मेले से हो रहे थे। हाव भाव में भी थकान के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। आगे बढ़ते हुए जगमोहन को देखकर वह मुस्कुराया। जगमोहन अपने चेहरे पर उखड़ेपन के ढेर सारे भाव ले आया। 2 दिन से कहाँ थे? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। व्यस्त था। गहरी सांस लेकर देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। व्यस्त थे तो खबर कर सकते थे, फोन कर सकते थे। फुर्सत नहीं मिली। देवराज चौहान ने कष्ट लेते हुए स्थिर लहजे में कहा। फुर्सत नहीं मिली, और यहाँ मुझे दुनिया भर की चिंताएं खाई जा रही थी कि तुम्हें कुछ ना हो गया हो। मैं जानता था। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्या यही कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही होगी? जगमोहन ने होठ बिछ लिए। देवराज चौहान चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। 2 दिन तुम कहाँ रहे, जबकि जाते समय तो तुम्हारा इतना देर बाहर रहने का कोई इरादा ना था। ठीक कहा तुमने, बस अचानक ही। क्या अचानक ही? जगमोहन उसकी बात काटकर तीखे स्वर में पूछ बैठा। मैं थका हुआ हूं। देवराज चौहान उठते हुए बोला। आराम करने के बाद तुमसे? नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूं कि कुछ देर के लिए गए और 2 दिन अचानक कहाँ व्यस्त हो गए, वह भी इतने कि मुझे फोन पर खबर नहीं दे सके। देवराज चौहान ने जगमोहन के नाराजगी भरे चेहरे को देखा, फिर बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। डकैती का मामला सामने आ गया है। डकैती? जगमोहन चौंका। हाँ, उसी सिलसिले में एकाएक व्यस्त हो गया कि छोड़ो बाकी बातों को। जगमोहन सब कुछ भूलकर व्याकुलता भरे स्वर में कह उठा। डकैती में माल कितना मिलेगा? शायद सुनकर तुम बर्दाश्त न कर सको। देवराज चौहान अजीब से लहजे में कह उठा। कर लूंगा। मैं बड़ी से बड़ी दौलत को भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। तुम बोलो, डकैती में कितना माल मिलेगा? 1 रुपया। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन एकाएक कुछ न कह सका। देवराज चौहान को देखता रह गया। कितना बोला तुमने? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। 1 अरब रुपया? 1 अरब नहीं। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने 1 रुपया कहा है। 1 रुपया? हाँ, डकैती में। जगमोहन की आवाज में तीखापन आ गया। हाँ, और बचने के चांसेस सिर्फ 10% हैं। 90% चांस है कि मौत ही हासिल हो। या तो तुम पागल हो गए हो, या फिर मेरे कान खराब हो गए हैं जो मैं गलत सुन रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। हम जल्दी ही 1 रुपए की डकैती करने जा रहे हैं, जिसमें सफलता न के बराबर और असफल होने की संभावना पूरी पूरी है। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि इस डकैती में हमें मौत भी मिल सकती है। लेकिन जगमोहन ने कहना चाहा। बाकी बातें बाद में, अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान वहां से हट गया। जगमोहन हक्की बक्की अवस्था में खड़ा रहा। वह जानता था कि देवराज चौहान कभी मजाक नहीं करता, परंतु इस वक्त जो कुछ वह कह गया था उसका मतलब अभी तक उसकी समझ में नहीं आया था।
देवराज चौहान करोड़ों अरबों से कम की डकैती करना पसंद नहीं करता था, लेकिन इस समय वह 1 रुपए की डकैती करने को कह रहा था जिसमें मरने के चांसेस ज्यादा थे। सिर्फ 1 रुपया। जगमोहन के चेहरे की हालत देखने लायक थी। देवराज चौहान की आंख 4 बजे खुली। बाहर धूप और गर्मी का मौसम कहर ढा रहा था। जगमोहन बेड से कुछ दूर कुर्सी पर बैठा उसके उठने का इंतजार कर रहा था। इस समय उसका चेहरा शांत था और शांत चेहरे से स्पष्ट नजर आ रहा था कि वह अपनी उत्सुकता को कठिनता से दबाए बैठे है। जगमोहन को इस तरह बैठे पाकर देवराज चौहान के होठों से पर बरबस ही मुस्कान उभरी। उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और बेड से नीचे उतरता हुआ बोला, मेरे सिर पर इस तरह बैठने की क्या जरूरत थी? आराम कर लेते। 2 दिन से आराम ही कर रहा हूं। जगमोहन बेचैनी भरे अंदाज में पहलू बदलता हुआ बोला, अच्छा किया, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आराम नहीं मिलने वाला। देवराज चौहान मुस्कुराया। 1 रुपए की डकैती की बाबत बात कर रहे हो? हाँ। यह 1 रुपए की डकैती है क्या भला? तुम अभी बताऊंगा। मुझे नहा धो लेने दो। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। चाय के साथ जरा बढ़िया नाश्ते का इंतजाम करो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहते हुए देवराज चौहान कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा। जो भी हो, एक बात कान खोलकर सुन लो। जगमोहन एकाएक झुंझला कर कह उठा, 1 रुपए की डकैती जैसी बेकार की बात मेरे सामने मत करना। करोड़ों का माल हो तो तुम्हारी बात में मेरी दिलचस्पी बनेगी। देवराज चौहान ठिठका जगमोहन को देखा। पूरी बात सुनने के बाद तुम 1 रुपए की डकैती के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दोगे, जैसे कि मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का फैसला कर चुका हूं। देवराज चौहान के स्वर में विश्वास का भाव था। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। 1 रुपए की खातिर मैं ऐसा करूंगा? देवराज चौहान ने अजीब से भाव में उसे देखते हुए सिर हिलाया। सवाल ही पैदा नहीं होता। जगमोहन की आवाज में अविश्वास से भरे दृढ़ता के भाव थे। सारे सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। देवराज चौहान के स्वर में विश्वास का भाव था। जगमोहन ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मामला क्या है? चाय और स्नैक्स। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। कुर्सी पर बैठे ही बैठे जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। जगमोहन बेटे। जगमोहन गहरी सांस लेकर बड़बड़ा उठा, मामला कुछ गहरा लग रहा है। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। कुछ खा लेने के पश्चात चाय का घूंट सुकून से भरा था। नहाने के पश्चात वह खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था। जगमोहन टेबल के पार कुर्सी पर बैठा उसे ही देखे जा रहा था। उसका चाय का प्याला टेबल पर पड़ा था। देवराज चौहान उसकी व्याकुलता को बखूबी समझ रहा था। तुम 1 रुपए की डकैती की बात कर रहे थे। उसे कुछ ना कहते पाकर जगमोहन उखड़े स्वर में क्या उठा। वही बताने जा रहा हूं। तो बताओ ना, जगमोहन ने व्याकुलता भरे स्वर में कहा। परसों जब मैं यहां से निकला तो देवराज चौहान चाय का घूंट भरते हुए क्या उठा। इत्तेफाक से रास्ते में लाल बत्ती होने पर कार रोकी तो करीब आ खड़ी हुई टैक्सी में वानखेड़े मौजूद था। वानखेड़े? इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े? जगमोहन के होठों से हैरानी से भरा स्वर निकला। हाँ, इंस्पेक्टर वानखेड़े। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसने मुझे देखा तो फौरन अपनी टैक्सी छोड़कर मेरी कार में आ बैठा। मैंने कोई ऐतराज न किया। ग्रीन सिग्नल होने पर मैंने कार आगे बढ़ा दी। लेकिन वानखेड़े तो तुम्हें हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहता है। वह ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता कि जहां तुम उसके हाथ लग सको। जगमोहन ने होठ भींचकर कहा। तुम ठीक कहते हो। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में मेरी फाइल उसके हवाले है। मुझे पकड़ना उसकी ड्यूटी है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ है कि मुझ पर हाथ डाल देना इतना आसान नहीं। बंबई में वानखेड़े क्या कर रहा है? ऑफिस के किसी काम से आया है। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। फिर क्या हुआ? वानखेड़े बेहद दोस्ताना ढंग से पेश आया और अपना 15 करोड़ मांगने लगा, जो कि मैं उसका देनदार हूं। और साला, जगमोहन मुंह बनाकर क्या उठा। पूछा नहीं कि 15 करोड़ संभाल लेगा? मैंने उसको देना है। एक तरह से उसका हिस्सा समझो। जब जब वह मेरे काम आया, मेरी सहायता। वह हमारे काम नहीं आया, बल्कि मौके का फायदा उठाता रहा। उसका निशाना तो तुम रहे। वह तुम्हें हर हाल में पकड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि अभी तुम पर हाथ डालना संभव नहीं, तो मौके पर
तुम्हारे सामने खड़ा होकर किसी न किसी तरह डकैती के माल में से अपना हिस्सा तय कर लेता, और इस तरह जो भी हो मैं उसके 15 करोड़ का देनदार तो हूं ही। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा, लेकिन मेरे यह कहने पर कि 15 करोड़ का इंतजाम करने में 10 दिन लग जाएंगे, 10 दिन बाद की कोई जगह तय कर ले, पैसा उसे मिल जाएगा। तो कहने लगा, वह 15 की अपेक्षा एक साथ 50 करोड़ लेने का ख्वाहिशमंद है। क्या? जगमोहन के चेहरे पर जहरीले भाव उभरे। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत भाव थे। उसने जो कहा है वह सच है, मैं अच्छी तरह मालूम कर चुका हूं। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, और अगर हम सफल हो जाते हैं तो वानखेड़े 15 के बदले 50 करोड़ का हकदार बन जाएगा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। क्या कहना चाहता है वो? हिंदुस्तान के खास हिस्से में कई सदियों से एक बाज जाति चली आ रही है। बाज जाति शायद इसलिए नाम पड़ा कि उस जाति का बच्चा बच्चा खतरनाक है और दुश्मन का शिकार बाज की तरह करना जानता है। बाज जाति बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। बाहरी लोगों को यह पसंद नहीं करती। इस जाति में शायद ही कुछ लोग हो जो सभ्य भाषा को जानते हो, यह जानते हुए भी कि बाज जाति के लोग सभ्य लोगों को देखते ही खत्म कर देंगे। इस पर भी कई जाबाज वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाज जाति सदियों से अपने पुरखों के खजाने की रखवाली कर रही है। वह खजाना सुना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। उस खजाने की रक्षा के लिए बाज जाति अपनी जान तक देने को तैयार रहती है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जब तक पुरखों का खजाना उनके पास सुरक्षित रहेगा वे लोग सलामत रहेंगे, देवता की कृपा उन पर रहेगी। अगर वे खजाने की रक्षा न कर पाए तो देवता का कहर उन पर टूटेगा और वे सब खत्म हो जाएंगे। उसी खजाने को पाने की खातिर लोग वहां जाते हैं और फिर कभी जिंदा नहीं लौटते। ओह! जगमोहन के होठों से उत्सुकता भरी गहरी सांस निकली। बाज जाति तक पहुंच जाना भी असंभव सा है, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। कोई ही इत्तेफाक से वहां तक पहुंच पाता है और बाज जाति के हाथों खत्म हो जाता है। लेकिन एक आदमी जिंदा बच निकला था, अपनी जान बचाकर। जय किशन नाम था उसका। खजाने तक जैसे तैसे वह पहुंच गया था, लेकिन खजाने को छू भी नहीं पाया और मौत उसके सिर पर थी। किस्मत वाला निकला जो जिंदा बचाया, परंतु उसने वहां जाने क्या देखा कि वापस आकर हर रात चीख कर नींद से उठ बैठता था। खौफ और भय से थर थर कांपने लगता था। पूछने पर कुछ नहीं बताता था और 6 महीने बाद वह इन्हीं हालातों में घिरा मर गया। जगमोहन की निगाह एक टक देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान शांत गंभीर स्वर में कहे जा रहा था, लेकिन मरने से पहले उन 6 महीने में जय किशन ने बाज जाति तक पहुंचने का एक नक्शा बनाया। 1 रुपए के सिक्के पर। और 1 रुपए के सिक्के पर? हाँ, कैसे? 1 रुपए के बड़े सिक्के की उसने बेहद कारीगरी के साथ दोनों तरफ की परतों को खुरच कर नीचे का हिस्सा बिल्कुल प्लेन किया और उस पर महीन रेखाओं से दोनों तरफ बाज जाति तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उसके बाद सिक्के की उधेड़ी परतों को वापस चढ़ाकर उसे फिर ऐसा कर दिया कि वह अपने आप में पूर्णतया 1 रुपए का सिक्का लगे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके साथ छेड़खानी की गई है। जगमोहन होठ सिकोड़े देवराज चौहान को देखे जा रहा था। यह सब वानखेड़े ने बताया? हाँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जय किशन ने 1 रुपए का वह सिक्का सब कुछ समझाकर अपने बेटे मनोहर को दे दिया। इस बात के 10 दिन बाद ही जय किशन मर गया था। यह 6 साल पहले की बात है। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अब मनोहर के पास बाज जाति के खजाने का नक्शा था। किसी तरह उस नक्शे को समझकर वह खजाने तक पहुंच सकता था, लेकिन बीच में खूंखार बाज जाति खड़ी थी। अपने पिता की हालत वह देख ही चुका था, इसलिए बाज जाति के खजाने तक पहुंचने की उसकी हिम्मत न हुई। लेकिन मनोहर उस 1 रुपए के सिक्के की अहमियत यानी कि उसकी कीमत अच्छी तरह से जानता था। उसके लिए वह सिक्का ही किसी खजाने से कम न था। आखिरकार मनोहर ने सिक्के पर बने खजाने के नक्शे को बेचने की सोची। ओह! अंडरवर्ल्ड के कई बड़े बड़े सुरमा थे जो बाज जाति के खजाने के बारे में सुन चुके थे। क्योंकि मनोहर का पिता जय किशन अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता था, इसलिए मनोहर के लिए वे लोग नए नहीं थे। मनोहर ने खजाने के नक्शे का सौदा उनसे करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना मिली। किसी ने उस नक्शे को बोगस समझा तो किसी ने उसकी कीमत बहुत कम आंकी। मनोहर 2 साल भटकता रहा और फिर उसका खजाने के नक्शे वाला सिक्का बिका, पूरे 1 करोड़ में।
जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। किसने खरीदा? मीर सिंह चावला ने। मीर सिंह चावला? जगमोहन के होठों से निकला। वह साला एक नंबर का हरामी जो बचपन में वेटर की नौकरी करता था और ओवर टाइम के नाम पर बर्तन साफ करता था। उसके बाद छुरेबाजी से अपनी जिंदगी शुरू की और मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन बन बैठा। 10 साल डॉन बने मीर सिंह चावला ने अरबों खरबों की दौलत इकट्ठी की और अंडरवर्ल्ड से किनारा करके चैन की जिंदगी जीने लगा। अब तो साला इनकम टैक्स देकर शरीफों की गिनती में आ चुका होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, उसी मीर सिंह चावला ने बात जाति के खजाने का वह नक्शा मनोहर से 1 करोड़ में खरीदा। 1 करोड़ का 1 रुपए का सिक्का 1 करोड़ में बिका। जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा। कुछ भी कह सकते हो। देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। उसके बाद मीर सिंह चावला जैसे इंसान ने 2 एक्सपर्ट के साथ बैठकर सिक्के पर बने नक्शे को आसान ढंग से कागजों पर उकारा। इस तरह की कोई अनाड़ी भी नक्शे के उन रास्तों पर चलकर बात जाति में मौजूद खजाने तक पहुंच सके। मीर सिंह ने अपने खतरनाक से खतरनाक आदमी बात जाति की तरफ भेजे ताकि नक्शे के दम पर वह खजाने तक पहुंचे और खजाना ला सके। लेकिन जो गया वापस न लौटा। 3 सालों में मीर सिंह चावला ने न जाने कितने अपने आदमी गंवाए। इसी से मीर सिंह समझ गया कि बात जाति से खजाना ला पाना संभव नहीं। 2 बार तो वह खुद अपने आदमियों के साथ गया था, लेकिन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ता था। वहां से उसके आदमी आगे बढ़ जाते थे और वह 15-20 दिन तक उनका इंतजार करके वापस लौट आता था। बहरहाल मीर सिंह चावला ने इस काम को असंभव जानकर बात जाति तक पहुंचने का कागज पर बना नक्शा फाड़ कर खत्म कर दिया। और वह 1 रुपए का सिक्का। देवराज चौहान बेहद गंभीर नजर आने लगा। मीर सिंह चावला के हवेली नुमा बंगले में उसके बेडरूम की तिजोरी में मौजूद है। ऐसी तिजोरी जिस तक पहुंच पाना संभव नहीं, पहुंच गए तो उसे खोल पाना संभव नहीं। 10 पैरों के पार वह तिजोरी है और उसका एक पहरा तोड़ पाना भी संभव नहीं। ऐसा है, ऐसा ही है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वानखेड़े से मिली जानकारी के बाद मैंने सब बातों की सिलसिलेवार जानकारी हासिल की। मनोहर से भी मिला, मीर सिंह चावला के बारे में ताजा जानकारी पता की। उसके बाद ही यह सब बातें तुम्हें बता रहा हूं। इसी कारण 2 दिन बेहद व्यस्त था। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। उस तिजोरी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर जगमोहन को देखा। वह जगह मीर सिंह चावला जैसे इंसान की है। अब तुम ही सोचो कि वहां कुछ किया जा सकता है। मैं सब समझ रहा हूं, फिर भी बताओ मीर सिंह के यहाँ क्या क्या इंतजाम है। मीर सिंह के यहाँ के इंतजाम पूरे तौर पर मुझे मालूम है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी जानता हूं वह तुम्हें बता देता हूं। सब कुछ बीते 2 दिनों में ही मालूम किया है। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। शहर के किनारे पर स्थित मीर सिंह चावला का हवेली नुमा बंगला 5000 वर्ग गज की जगह में है। बीचों बीच विशाल बंगला है और हर तरफ खाली जगह। मुख्य गेट के अलावा उस जगह की 4 दीवारी 12-12 फीट ऊंची है। मुख्य गेट पर हर वक्त 24 घंटे 4 गनमैन मौजूद रहते हैं। भीतर बंगले के चारों तरफ गनमैन फैले रहते हैं। शिफ्टें बदलती रहती है, लेकिन गनमैनों की संख्या कम नहीं होती। रात को वहां गनमैनों के साथ साथ शिकारी कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो किसी अजनबी को देखते ही चीर फाड़ कर सुखा देते हैं। बंगले के भीतर भी खास खास जगह पर गनमैन मौजूद रहते हैं। यह सब इंतजाम मीर सिंह ने अपनी सुरक्षा के लिए कर रखे हैं, क्योंकि उसके 50 दुश्मन हैं जो उसकी जान लेने के ख्वाहिशमंद है। जगमोहन एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था। वहां मौजूद हर गनमैन को आदेश है कि कोई भी अजनबी 4 दीवारी के हद से भीतर नजर आए तो उसे सिर्फ एक बार चेतावनी दी जाए। अगर वह हाथ खड़ा करके सामने नहीं आता तो उसे बेहिचक शूट कर दिया जाए। बेहद खतरनाक इंतजाम है। आगे सुनो, वहां अभी और भी है। देवराज चौहान ने कहना जारी रखा। बंगले के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही अंदर जाने वाला इंसान गुप्त तौर पर वहां लगे वीडियो कैमरों की जद में आ जाता है। बंगले का एक कमरा कंट्रोल रूम है। वीडियो कैमरों की जद में आने वाला इनकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आती है। वह हरदम निगाह में रहता है। बेशक बंगले के किसी भी हिस्से में चला जाए, अगर आने वाला किसी तरह कारीगरी दिखाकर जबरदस्ती भीतर आ पहुंचा है तो वीडियो कैमरे वाले कंट्रोल रूम से गनमैनों के कंट्रोल रूम में खबर दे देते हैं। गनमैनों के कंट्रोल रूम में मौजूद गनमैन वॉकी टॉकी से बाहर पहरा दे रहे सब गनमैनों को भीतर की स्थिति की खबर देते हैं।
यानी कि वहां के सारे इंतजामों की कड़ी एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई है कि कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, कर जाए तो बच नहीं सकता। जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। मीर सिंह चावला बंगले की पहली मंजिल पर रहता है। जब भी बाहर निकलता है तगड़ी सिक्योरिटी में निकलता है। बुलेट प्रूफ कार होने पर भी गनमैन उसे घेरे रहते हैं। मीर सिंह के बेडरूम में विदेशी तिजोरी है, जिसे पहले चाबी से खोलना पड़ता है, फिर कॉम्बिनेशन नंबर मिलाने पड़ते हैं, जो कि बेहद कठिन काम है। उस तिजोरी में 1 रुपए का वह सिक्का है जो उसे मनोहर ने 1 करोड़ में बेचा था, जिस पर जय किशन ने बाज जाति के खजाने तक पहुंचने का नक्शा बनाया था। जगमोहन ने सोच भरे अंदाज में पहलू बदला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। मतलब कि उस 1 रुपए के सिक्के तक पहुंचना भारी मुसीबत का काम है। हाँ, पहले उस सिक्के को पाने की खातिर मीर सिंह चावला जैसे इंसान की मान में घुसकर खुद को खतरे में डाला जाए। किस्मत साथ दे जाए, वह सिक्का हाथ में आ जाए तो फिर बाज जाति वालों के हाथों अपनी गर्दन दे दी जाएगी। सोच लो। देवराज चौहान बरबस ही मुस्कुराया। 1 रुपए की डकैती करनी है कि नहीं? जगमोहन ने शरारती अंदाज में सिर खुजलाया। तुम बता रहे थे कि बाज जाति में मौजूद खजाना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही आया है। हालांकि यह बात बहुत कम गिनती के लोग ही जानते हैं। इतनी बड़ी दौलत के लिए खुद को खतरे में डाला जा सकता है। जगमोहन होले से हंसा। मैं जानता था। क्या? तुम्हारी पूछ दौलत की खुशबू पाते ही टेढ़ी हो जाती है, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। जगमोहन हंस कर रह गया। तो अब हमें मीर सिंह की तिजोरी में से 1 रुपए का सिक्का निकालना है, जो कि भारी खतरे का काम है। तिजोरी तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद है। कोई रास्ता तो खोलना पड़ेगा। खोलना तो पड़ेगा ही, कहते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर दृढ़ता नाचने लगी थी। 4 दिन देवराज चौहान बेहद व्यस्त रहा। सुबह जल्दी निकल जाता और रात को अक्सर देर से लौटता। जगमोहन जानता था कि 1 रुपए की डकैती को लेकर देवराज चौहान व्यस्त है। उसके लायक कोई काम ना था। देवराज चौहान अकेले ही सारी भागदौड़ कर रहा था। उस वक्त देवराज चौहान बाहर जाने को था कि जगमोहन ने टोका। क्या कर रहे हो? मुझे भी तो पता चले। मीर सिंह के यहां मौजूद 1 रुपए की डकैती का रास्ता तलाश कर रहा हूं। देवराज चौहान मुस्कुराया। रास्ता मिला? अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। कोशिश जारी है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वह रुपया अपनी जगह पर पड़ा है और पड़ा रहेगा। ऐसे में हमें कोई जल्दी नहीं है। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया, फिर बोला, लेकिन वानखेड़े को इस सारे मामले की जानकारी कैसे मिली? वानखेड़े जब मुझसे मिला, उससे 1 रात पहले ही उसे इन बातों की जानकारी हुई। दरअसल पुलिस कमिश्नर का डिनर मीर सिंह चावला के यहाँ था। पुलिस कमिश्नर के साथ डिपार्टमेंट के चंद और ओहदेदार भी। डिनर पर मीर सिंह चावला के यहाँ पहुंचे तो उसी दौरान उस व्यक्ति को मीर सिंह के बंगले से पकड़ा गया, जो कि जाने कैसे बंगले के भीतर तक जाने में सफल हो गया था, परंतु कैमरे की जद से खुद को न बचा सका और गनमैनों ने उसे पकड़ लिया। यूं तो गनमैन उसे शूट करके उसकी लाश कहीं फेंक देते, परंतु पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से वह मनमानी नहीं कर सके। पुलिस कमिश्नर ने हेडक्वार्टर फोन करके पुलिस बुलाई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उस पर चोरी की कोशिश का इल्जाम लगा, परंतु पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर उस पर पुलिस ने सख्ती की तो उसने बताया कि वह वहां पर 1 रुपए की डकैती के लिए गया था। धीरे धीरे उस 1 रुपए के सिक्के का रहस्य कई पुलिस वालों के पास पहुंचा। वानखेड़े भी वहां मौजूद था। उसने भी सारा किस्सा मालूम किया और इत्तफाकन अगले दिन उसे मैं मिल गया। जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। वानखेड़े का कहना है कि अगर मैं इस काम में सफल हो गया, बात जाति का खजाना हमें मिल गया, तो उसे 15 की अपेक्षा 50 करोड़ दे दूं। उसके मेरे बीच यह सौदा तय हुआ है। नहीं तो 15 करोड़ लेगा? हाँ, उसका तो वो लेनदार है ही। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम खुद ही भागदौड़ कर रहे हो। मेरे लिए कोई अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं कर रहा हूं वह मुझे अकेले का ही काम है। जगमोहन फिर कुछ ना बोला। देवराज चौहान बाहर निकल गया। 4 दिनों की भागदौड़ के पश्चात देवराज चौहान की निगाहों में चमनलाल नाम का वह आदमी आया, वह जो कि मीर सिंह चावला के यहाँ बंगले का सफाई कर्मचारी था, जिसकी मीर सिंह चावला के यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ड्यूटी होती थी। कभी जल्दी भी चला जाता था और कभी देर से भी। पिछले 10 वर्षों से वह मीर सिंह चावला के यहाँ काम कर रहा था। चमनलाल, 52 वर्षीय चमनलाल 3 लड़कियों का बाप था।
बीवी पार्वती, कमरे दो थे। अपना पुराना मकान था जिसमें किसी तरह रह रहे थे। तीनों लड़कियां जवान थी और इस हालत में थी कि हर 6 महीने के बाद घर से एक डोली उठनी चाहिए थी। परंतु माली हालत ऐसी थी कि चमनलाल एक की भी शादी करने का दम नहीं रखता था, जबकि सामने 3 थी। इस बात को लेकर चमनलाल भारी तौर पर परेशान रहता था। यह बात नहीं कि चमनलाल ने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया था, बहुत कमाया था। मेर सिंह चावला के यहाँ आने से पहले जुआ घर में काम करता था। वहां से 8-10 हजार रुपया महीना पीट लेता था। उसके बाद पिछले 10 सालों से मीर सिंह के यहाँ था, जहां से हर महीने उसे 5 हजार रुपया मिलता था। अगर संभल कर चला होता तो 3 क्या 5 की शादी करके भी अपने लिए बचा लेता। परंतु आदत से मजबूर चमनलाल की 2 बुरी आदतें थी। एक, रोज पीने की खास लत। शाम हुई नहीं कि हाथ में विस्की या फिर देसी बोतल या फिर ठर्रा यानी कि पीने को चाहिए थी, जो सिर चढ़कर बोलती। और नोट आते ही जेब में माल भरा होने पर जुआ खेलना आवश्यक हो जाता था। जुआ खेलने की आदत उसे तब पड़ी थी जब वह जुआ घर में काम करता था। इन 2 आदतों ने उसे अब कहीं का ना छोड़ा था। खाली हाथ था। परिवार को खाना कपड़ा देने के अलावा कुछ नहीं कर पाया था। लड़कियों के ब्याह का वक्त आया तो तंबू लगाने तक को पैसा नहीं था, बाकी बातें तो दूर की थी। चमनलाल जब वापस लौटा तब शाम के 8 बज रहे थे। हाथ जेब में ठूस रखा था, आधी पी रखी थी और बाकी का आधा क्वार्टर अभी बाकी था। एक लड़की खाना बना रही थी, दूसरी किसी और काम में व्यस्त थी। पार्वती ने खा जाने वाली निगाहों से चमनलाल को देखा। चमनलाल की निगाहें मिली। उन नजरों की चमनलाल ने परवाह न की। यह तो रोजमर्रा की बात थी। आगे बढ़कर पुरानी सी कुर्सी पर जा बैठा और बचा हुआ क्वार्टर जेब से निकालता हुआ बोला, पानी, गिलास ला। इन शब्दों को सुनते ही पार्वती को मानो आग लग गई। वह बम की तरफ फट पड़ी। हर रोज यही काम, कुछ और काम भी है या नहीं? इसे खत्म कर लूं, फिर बात करूंगा। चमनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। फिर क्या बात करेगा तू? फिर पूछूंगा तुमसे कि और क्या काम करूं। ड्यूटी तो अपनी भुगत आया हूं। अब घर के बर्तन साफ करने हैं या झाड़ू पोछा लगाना? इन कामों की क्या जरूरत है? पार्वती ने तीखे स्वर में कहा। घर में 3-3 जवान लड़कियां बैठी है, वह जो है सब काम करने को। छाती पर बिठा कर रखना तीनों को। एक आध की डोली उठ गई तो घर का काम करने वाला कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? चमनलाल झुंझला पड़ा। पार्वती ने उसकी अक्ल पर तरस खाने वाले अंदाज में गहरी सांस ली। कुछ तो अक्ल करो। 3-3 जवान लड़कियां घर में बैठा रखी है। ऊपर से बुरी किस्मत तो यह कि तीनों ही खूबसूरत है। बाहर वालों की नजरें इसी घर पर लगी रहती है। कब तक मैं पैरे पर बैठी रहूंगी? तुझे पैरे पर बैठने की जरूरत क्या है? किस साले की हिम्मत जो घर में? कोई साला घर में नहीं आता। पार्वती ने हाथ नचाकर मुंह बिगाड़ कर कहा। सब बाहर गली में ही रहते हैं, लेकिन तेरी यह तीनों लोंडियां तो बाहर जा सकती है। चमनलाल के दांत भिज गए। गिलास और पानी ला। कुछ दूर कपड़े की सिलाई कर रही एक बेटी उठी और गिलास पानी लाकर चमनलाल को दे दिया। चमनलाल ने घूर कर उसे देखा। तू जाती है बाहर? चमनलाल उसे देखकर गुर्राया। मुझसे बात कर, उससे क्या बात करता है? पार्वती ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। लड़की अपने काम में व्यस्त हो गई। चमनलाल ने तगड़ा पैक तैयार किया और घूट भरकर पार्वती को देखा। बोल। लड़कियां जब सांड की तरह बड़ी हो जाए तो उनसे ठीक तरह बात करनी चाहिए, खास तौर से जब उनकी शादी के लिए फूटी कौड़ी भी में ना हो। तब तो बिल्कुल ही आवाज धीमी रखनी चाहिए। क्यों, ऊंचा बोलने से आसमान फट जाएगा क्या? तीनों तो पहले ही तेरे हाथों दुखी है। उनकी शादी के लिए तेरे पास पैसा है नहीं। तेरे से तो बातें करेंगे नहीं, मेरे से ही बात करेंगी। ऐसे में किसी चोर उचक्के का हाथ पकड़कर 2-4 दिन बाहर रह आई, तब क्या कर लेगा तू? हो गया ना चमनलाल का मुंह काला। चमनलाल के होठों से गुर्राहट निकली। तगड़े 2 घूंट एक साथ मारे। 2 घूंट और मार ले, बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाएगी। जुबान कम चला नहीं तो। जा जा, थोबड़ा बंद रख। गुस्से से भरी पार्वती बोली। किससे बोलूं? तीनों को तूने पैदा किया, किसी दूसरे तीसरे ने नहीं। तब सोचता, तब तो मुझे खींच खींच कर गले लगाता था और चुप हो जा, बेटियां घर में। तो क्या हो गया, ये कोई बच्चियां तो है नहीं। पार्वती ने मुंह बनाकर कहा। अगर जल्दी ही तूने इनकी शादी का इंतजाम नहीं किया तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं। क्या जवाबदारी? चमनलाल के होठ बिच गए। तेरे को रोज शराब चाहिए, बिना पिए तो रह नहीं सकता ना। पार्वती ने दायां हाथ नचाया। तो इसी तरह तेरी बेटियां भी खाने पीने के काबिल हो गई है। तो इंतजाम नहीं करेगा तो देख लेना, एक दिन ये खुद ही अपना इंतजाम करने लगेगी। किसकी हिम्मत है जो? छोड़ छोड़, पार्वती ने तीखे स्वर में कहा। तू किस किस को रोकेगा? पीता रहे, सारी जिंदगी तूने किया ही क्या है? 2 पैसे ज्यादा आ गए तो जुआ खेलने बैठ गया।
संभल कर चला होता तो आज यह नौबत ना आई होती। 2 की डोली तो उठ गई होती, लेकिन बस कर, मूड खराब मत कर। बहुत परवाह है अपने मूड की, बेटियों की परवाह नहीं। चमनलाल ने एक ही सांस में गिलास खाली किया और दूसरा तैयार करने लगा। जहां तू काम करता है वह तो बहुत अमीर है, पैसे वाला है। तो तू क्या समझती है, वो तेरी तीनों बेटियों से शादी कर, होश में बात कर। पार्वती ने दांत पीस कर कहा। मैं तो कह रही थी कि उससे बात कर, शायद कुछ पैसा मिल जाए तो एक आध का ब्याह करके ठिकाने लगा दे। वहां से कोई आशा मत रख। चमनलाल ने मुंह बिगाड़ा। क्यों, वहां तो 10 सालों से काम कर रहा, उससे क्या होता है? काम करता हूं तो तनख्वाह भी तो लेता हूं। चमनलाल घुट भरकर उखड़े स्वरों में बोला। मेरे जैसे जाने वहां कितने हैं। मेरा तो नाम भी याद नहीं रहता होगा मीर सिंह को। वैसे भी वह दानी आदमी नहीं है, सिर्फ तनख्वाह देने से मतलब रखता है। कोई और बात कर। और क्या बात है जो? किचन में कौन है? बीच वाली। चमनलाल की निगाह सामने बैठी छोटी पर गई, फिर पार्वती को देखा। बड़ी कहाँ है? चमनलाल तीनों लड़कियों को बड़ी, बीच वाली और छोटी कहकर ही पुकारता था। बाहर गई है सहेली के साथ फिल्म देखने, पार्वती ने कड़वे स्वर में कहा। चमनलाल ने सिर हिलाकर घूट भरा। कुछ देर पहले मैं सब्जी लेने गई थी, पार्वती ने तीखे स्वर में कहा। जिस सहेली के साथ फिल्म देखने को कहकर घर से गई थी, वह मुझे सब्जी मार्केट में मिली थी। क्या मतलब? अब तेरे को मतलब भी समझाऊं क्या? इतना भी नहीं समझा कि भाई किसी सहेली के साथ गई है झूठ बोलकर? अब भगवान ही जाने फिल्म देखने गई है या बनाने। चमनलाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आने दे बड़ी को, मैं खबरदार जो उसे कुछ कहा। पार्वती सख्त स्वर में बोली। उसे टोका तो और फैल जाएगी। अभी वह छिप कर जाती है, फिर खुल कर जाएगी। क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं कर पाएगा। एक 26 की है, दूसरी 25 और तीसरी 23। इनके ब्याह की फिक्र कर, कहीं से नोट ला, चोरी कर, डाका डाल, लेकिन इनकी डोलियां उठा दे। नहीं तो कल को ये घर में ही मेला लगाने लगेंगी और हमें बाहर पहरे पर बैठना पड़ेगा। फिर मत कहना कि मैंने तुझे पहले नहीं। उल्लू की पट्टी। चमनलाल ने कड़वे स्वर में कहा और पूरा गिलास खाली करके नीचे पटका और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 1 मिनट का चैन नहीं है घर में। खराब मन से चमनलाल बाहर निकलता चला गया। बाहर देवराज चौहान मौजूद था। भीतर की सारी बातें सुन चुका था, कल भी सुनी थी। वह समझ गया कि हर रोज होने वाली बातों का मुद्दा एक ही है कि तीनों बेटियों की शादी, परंतु पास में एक की शादी के लिए भी पैसा नहीं। इसी बात को लेकर घर में रोज का कलेश पड़ा रहता था, जो कि आए दिन बढ़ता ही जा रहा था। देवराज चौहान जानता था कि चमनलाल को इस बात का पूरा एहसास था कि बेटियों की शादी के लिए ढेर सारी दौलत का इंतजाम नहीं कर पाएगा। उसके बाहर आने का आभास पाकर देवराज चौहान एक तरफ हट गया। चमनलाल उसके देखते ही देखते बाहर निकला और पांव पटकने वाले अंदाज में आगे बढ़ गया। अंधेरे के कारण देवराज चौहान को ना देख पाया। देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और चमनलाल पर निगाहें टिकाए कुछ दूर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चमनलाल जलता भुनता, अपने आप को कोसता फुटपाथ पर आगे बढ़ा जा रहा था। विस्की का हाफ खत्म हो गया था, परंतु नशा सिर पर जरा भी सवार नहीं हुआ था। पार्वती की बातों ने सारा नशा उतार दिया था। वह जानता था कि पार्वती ठीक कह रही है, लेकिन वह भी क्या करे, मजबूर था। उसका बस चलता तो तीनों बेटियों की शादी एक ही दिन में कर देता, लेकिन पैसे के नाम पर बिल्कुल खाली था चमनलाल। जवानी के दिनों में कभी इस वक्त के बारे में सोचा भी नहीं था, तभी तो आज भुगतना पड़ रहा था। 3 जवान बेटियां सिर पर सवार थी और पैसा एक के ब्याह के लिए भी नहीं था। चमनलाल ने सिर को झटका दिया, जेबें टटोली, परंतु विस्की के लायक पैसा भी जेब में ना था। 1-2 दिन में तनख्वाह मिलने वाली थी। जेबें पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। रो धोकर जेब से इतना ही निकला कि देसी का अद्दा खरीद सके। दुकानें तो बंद हो चुकी थी, लेकिन चमनलाल जैसे इंसान को दुकान से क्या लेना देना। वह ऐसे 10 ठिकानों को जानता था जहां से आधी रात को भी पीने के लिए माल हासिल कर सकता था। मन ही मन उसने फैसला किया कि देसी का पूरा अद्दा पीकर ही आज घर पहुंचेगा। तभी ब्रेकों की आवाज उसके कानों में पड़ी। पास ही किसी कार के रुकने का एहसास हुआ। पल भर के लिए चमनलाल ने फुटपाथ पर ठिठक कर गर्दन उस तरफ घुमाई। कार में देवराज चौहान था और डोम लाइटाउन थी। दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान तनिक मुस्कुराया और उसने कार का दरवाजा खोला और पास आने का इशारा किया। चमनलाल की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान ने पुनः इशारा किया। कार वाले मेरे रिश्तेदार कब से होने लगे? होठों ही होठों में बड़बड़ाता चमनलाल आगे बढ़ा। आओ भीतर बैठ जाओ। उसके पास पहुंचते ही देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। भीतर? मैं? हाँ, क्यों भाई? चमनलाल की नजरें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी।
मुझे शहर की सैर कराने का इरादा है क्या? ऐसा ही समझ लो। ना भाई, मेहरबानी। चमनलाल दोनों हाथ हिलाकर बोला। उम्र बीत गई इस शहर की सैर करते करते, परंतु आज तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि सोच सकूं लोग इस शहर में घूमने क्यों आते हैं। सैर तुम्हें ही मुबारक। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें खबर नहीं कि एक दो जगह ऐसी भी है जो तुमने अभी तक देखी नहीं। बैठो। चमनलाल ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम्हें पक्का पता है कि वो जगह मैंने नहीं देखी? हाँ, पक्का पता है। तो भाई उस जगह के बारे में बता दो, फुर्सत मिलते ही मैं पहुंच जाऊंगा वहां। कष्ट मत करो, मैं खुद ही तुम्हें वहां। भाई मेरे, चमनलाल ने उसे गहरी निगाहों से देखा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। पहले से ही मूड चौपट हुआ पड़ा है, सारी उतर गई। अब फिर पीने का प्रोग्राम बना रहा हूं। और तुम? चमनलाल के शब्द अधूरे रह गए। देवराज चौहान ने सीट के नीचे हाथ डालकर विस्की की बोतल निकालकर सीट पर रख दी। सील बंद। चमनलाल ने सूखे ओठों पर जीभ फेरी। तुम्हारे लिए कार में बैठ जाऊं? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। तो चमनलाल फौरन खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया और सीट पर पड़ी बोतल को थामते हुए दरवाजा बंद कर लिया। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। चमनलाल कांपते हाथों से बोतल की सील खोलने लगा। तुम शराब खरीदने के लिए ही जेब से पैसे निकालकर गिन रहे थे? देवराज चौहान बोला। तुम देख रहे थे? बोतल का ढक्कन खोलकर चमनलाल बोला। हाँ, बहुत तेज नजरें हैं तुम्हारी और दिमाग भी। हंसकर कहने के साथ ही चमनलाल ने बोतल होठों से लगाकर घूंट भरा। कितना बुरा वक्त होता है जब शराब खरीदने के लिए रेजगारी गिनने की जरूरत पड़ जाए। ठीक कहते हो। दूसरा घूंट भरने के बाद चमनलाल ने देवराज चौहान को देखा। विस्की बढ़िया है। तुम कौन हो? मेरे बारे में पूछने का ख्याल बहुत देर से आया। देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग थामा और सिगरेट सुलगाई। कष्ट लिया। मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर सकता हूँ चमनलाल। चमनलाल? तीसरा घूंट भरते हुए चमनलाल बेहद शांत स्वर में बोला। मेरा नाम भी जानते हो? विस्की की बोतल भी हाथ में थमा दी और कार पर सैर भी करा रहे हो। कौन से जन्म के रिश्तेदार हो? इस जन्म का। रिश्तेदारी कब से कायम हो गई? अभी हो जाएगी। देवराज चौहान मुस्कुराया। चमनलाल पूरी तरह होश में था। उसने चुभती निगाहों से देवराज चौहान को देखा। और तुम मेरी सारी मुसीबतें दूर कर सकते हो? हाँ, वैसे मैं किस मुसीबत में फंसा हूं? चमनलाल की आवाज में व्यंग उभरा। अगर तुम्हारी मेरी रिश्तेदारी कामयाब हो जाए तो तुम एक ही वक्त में अपनी तीनों बेटियों की शादी कर सकते हो और बुढ़ापे के लिए 4 पैसे भी अपनी जेब में मौजूद पाओगे। चमनलाल चौंका। मुंह खोले देवराज चौहान को देखता रह गया। क्या बोला तुमने? तुम कैसे जानते हो कि मेरी 3 बेटियां? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। देवराज चौहान स्थिर लहजे में कह रहा था। बेटियों को लेकर तुम और तुम्हारी बीवी परेशान है कि पास में एक पैसा नहीं, ऐसे में उनकी शादी कैसे होगी। बेटियां अलग परेशान है कि उम्र बीत रही है और अपना भविष्य उन्हें नजर नहीं आ रहा। चमनलाल गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रह गया। कार ड्राइव करते देवराज चौहान ने शांत निगाहों से उसे देखा। तुम यह सब कैसे जानते हो? ऐसे सवाल मत पूछो जिसका जवाब ही ना मिले। मेरी बीवी ने बताया तुम्हें? तुम्हारी बीवी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरी किसी बेटी ने? मैंने आज तक तुम्हारी किसी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। चमनलाल ने हाथ में पकड़ी विस्की की बोतल से घूंट भरा। तो फिर तुम्हें ये सारी बातें बताई किसने? इन बातों को बाहर का कोई भी आदमी नहीं जानता। मुझे कुछ भी किसी ने नहीं बताया। सब कुछ मैंने खुद ही जाना है। कष्ट लेते हुए देवराज चौहान ने कहा। तुम अक्सर घर में बीवी से और बीवी तुमसे इसी बात पर झगड़ा करती है और मैंने बाहर से सब कुछ सुना, 2-4 दिन सुना। चमनलाल की आंखें सिकुड़ी। क्यों? इसके साथ ही उसने घूंट भरा। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मालूम हुआ कि है। तुमने तीनों बेटियों की शादी करनी है और पैसे की सख्त जरूरत है तुम्हें, जो कि मेरे पास है। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। और मुझे किसी काम में तुम्हारी जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। चमनलाल मन ही मन सतर्क हो गया। जो भी हो, कोई खास शरीफ आदमी वह भी नहीं था। मीर सिंह चावला जैसे घुटे हुए इंसान के यहाँ काम करता था और मीर सिंह के यहाँ काम करने वाले बेवकूफ तो हो नहीं सकते थे। अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मीर सिंह चावला ने सख्त हिदायतें दे रखी थी कि हर तरफ से सतर्क रहना और बाहरी अनजान आदमियों से कोई वास्ता न रखे। भारी गड़बड़। चमनलाल ने घूंट भरा और लापरवाही भरी नजरों से देवराज चौहान को देखा। जरा खुलकर तो समझाओ। चमनलाल का लहजा स्थिर था। सब कुछ तो बता दिया, अब भी नहीं समझे? देवराज चौहान ने कष्ट लिया। समझ तो गया हूं, लेकिन फिर से समझने का मन कर रहा है। चमनलाल होले से हंसा।
तुम मेरी तीनों लड़कियों की शादी के लिए पैसा दे सकते हो। तीनों की डोली एक ही बार में उठ सकती है। ठीक समझे। देवराज चौहान ने कार ड्राइव करते हुए हौले से सिर हिलाया। लेकिन तुमने यह तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारी क्या जरूरत पूरी कर सकता हूँ। मामूली काम है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने सिगरेट खिड़की से बाहर उछाल दी और शांत स्वर में बोला, तुम मीर सिंह चावला के यहाँ काम करते हो? हाँ, सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई करनी है क्या? करनी है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। सफाई करोगे? किसकी? चमनलाल ने घूंट भरकर अजीब सी निगाहों से उसे देखा। कार वाले हो, ऊपर की सोचो, कोई बड़ा काम करो। सफाई जैसा काम? सफाई का काम सब करते हैं, लेकिन अंदाज अपना अपना होता है। देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा, कोई फर्श की सफाई करता है तो कोई किसी और चीज की। क्या मतलब? मतलब को छोड़ो। तुम मीर सिंह चावला के यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हो। वहां का जर्रा जर्रा तुम्हें जानता होगा। मीर सिंह पर भी तुम्हारा विश्वास ठीक ठाक तरीके से जम चुका होगा। चमनलाल ने घूंट भरा, हौले से सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो। मुझे मीर सिंह के यहाँ काम पर लगवा दो। काम पर? चमनलाल चौंका। हाँ। देवराज चौहान ने चमनलाल को देखा। किसी भी तरह के काम पर, लेकिन मेरी ड्यूटी बंगले के भीतर होनी चाहिए। चमनलाल अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। तुम मीर सिंह के यहाँ काम करोगे? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन मीर सिंह जैसे खतरनाक इंसान को नए नौकर रखने का या नौकर बदलने की आदत नहीं है। उसके यहाँ नौकरी मिलना जितनी कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन नौकरी छोड़ना है। चमनलाल ने कहा, उसके यहाँ जितने भी काम करने वाले हैं सब पुराने हैं। मीर सिंह को नए लोग पसंद नहीं आते। तुम अपनी 3 लड़कियों की शादी करना चाहते हो? देवराज चौहान का स्वर सपाट हो गया। हाँ। बुढ़ापे के लिए 4 पैसा चाहते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं। चमनलाल ने घूंट भरा। तो फिर मुझे मीर सिंह के बंगले के भीतर काम पर लगवाना ही होगा, तभी तुम्हारा काम बन सकता है। चमनलाल की निगाह देवराज चौहान पर टिकी रही। देवराज चौहान भावहीन चेहरे के साथ कार ड्राइव कर रहा था। चमनलाल विस्की का घूंट भरते हुए क्या उठा। विस्की बहुत उम्दा है। खैर, एक बात का जवाब तो दो। क्या मीर सिंह के यहाँ नौकरी करके वहां क्या गड़बड़ करना चाहते हो? चमनलाल के होठ सिकुड़ गए। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वहां कुछ गड़बड़ करना चाहता हूँ? देवराज चौहान बोला। मैं सब समझ रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। मैं तुम्हारी तीनों बेटियों की शादी के लिए दौलत दे रहा हूँ, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए पैसा दे रहा हूँ। यह सब यूं ही नहीं कर रहा, इसकी कुछ तो वजह होगी ही। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं वही वजह जानना। तुम सिर्फ वह बात जानो जो तुम्हारे काम की हो। नाम क्या है तुम्हारा? सुरेंद्र पाल। क्षणिक सोच के बाद देवराज चौहान ने फर्जी नाम बताया। चमनलाल ने विस्की की बोतल से घूंट भरा, फिर बोला, बहुत खतरनाक काम तुम बता रहे हो। मीर सिंह के यहाँ धोखाधड़ी करने का मतलब है मौत। मीर सिंह ऐसे को जिंदा नहीं छोड़ता जो उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, और तुम मुझे ऐसा करने को? मैं तुम्हें कुछ भी करने को नहीं कह रहा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में उसकी बात काटी। मैं तो सिर्फ तुम्हें यह कह रहा हूँ कि अगर तुम अपनी 3 बेटियों की शादी करना चाहते हो, कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बगल में दबा कर रखना चाहते हो, तो मुझे कर्मचारी के तौर पर मीर सिंह के बंगले के भीतर किसी तरह किसी भी काम पर लगा दो। नहीं लगा सकते तो इनकार कर दो। इनकार तो मैंने आज तक अपने बाप को भी नहीं किया, फिर तुम्हें कैसे करूंगा? लेकिन काम भारी खतरे वाला है। तुम्हें मीर सिंह के यहाँ सेट कराने के लिए कई दांव पेच लगाने होंगे। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इस बात को आनन फानन तय नहीं किया जा सकता। सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना वक्त चाहते हो ले लो। 2 दिन तो चाहिए ही। ठीक है, मैं तुमसे तीसरे दिन मिलूंगा। कहाँ? चिंता मत करो, यह काम मेरा रहा। कहते हुए देवराज चौहान ने साइड में कार रोक दी। मैं जाऊं? चमनलाल की आंखों में अब स्पष्टतया नशा झलकने लगा था। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। यह बोतल साथ ही ले जाओ। खुली बोतलों में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। चमनलाल हौले से हंसते हुए कार से बाहर आ गया। रुको। चमनलाल ठिठका। देवराज चौहान ने डैशबोर्ड के खाने में से 100 की गड्डी निकालकर खिड़की से उसकी तरफ बढ़ाई। यह क्या? चमनलाल ने अंधेरे में फैली मध्यम रोशनी में गड्डी को देखा। 10,000 है, रख लो। बच्चों के लिए मिठाई लेते जाना। देवराज चौहान हौले से मुस्कुराया। चमनलाल ने हंसकर 100 की गड्डी को लेते हुए मुट्ठी में भींच लिया। यार तुम तो ग्रेट हो। मैं परसों मिलूंगा। चमनलाल दांत फाड़ता हुआ बोला। वैसे यह गड्डी मिठाई के लिए है ना? एडवांस तो नहीं? मैं एडवांस नहीं, पूरी रकम देने में विश्वास रखता हूँ। जब हाँ करोगे मिल जाएगी। यह मिठाई के लिए ही है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। चमनलाल होठ सिकुड़े जाती कार को देखता रहा, फिर विस्की की बोतल से तगड़ा घूंट भरकर हाथ में पकड़ी 100 की गड्डी को देखते हुए बड़बड़ाया। पट्टा दाना डाल गया। तीसरे दिन जब चमनलाल मीर सिंह चावला के यहाँ से अपनी ड्यूटी खत्म करके शाम को 6 बजे के करीब बस स्टॉप पर खड़ा हाथ में पकड़े छोटे से लिफाफे में से
चने निकाल निकाल कर दाना दाना मुंह में डालकर वक्त बिताने की खातिर चबा रहा था। बेचने वाला 1 रुपए के ताजा चने कहकर उसे टिका गया था, जबकि वह 20 दिनों पुराने थे। अगर चमनलाल के दांत कड़क ना होते तो उसके दांत टूट रहे होते। खैरियत थी कि अभी तो चने ही टूट रहे थे, दांतों के बीच फंसकर। तभी ठीक सामने कार रुकी। चमनलाल को कार पहचानी सी लगी। जरा सा झुककर देखा तो स्टीयरिंग सीट पर बैठा देवराज चौहान उसे ही देख रहा था। चमनलाल की आंखें चमक उठी। उसने दांत फाड़े। अगले ही पल भूखे कुत्ते की तरह झपटता हुआ आगे बढ़ा और डोर खोलकर भीतर बैठ गया। हौले से हंसा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। मैं तो कल से ही तुमसे मिलने को बेचैन था। चमनलाल बोला। क्यों? लड़कियों की शादी करनी है ना, और तुम ठहरे मेरे रिश्तेदार, मेरे खैर खा। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर चमनलाल को देखा। चमनलाल दांत फाड़कर मुस्कुराया। आज खाली खाली छोले खा रहे हो? हाँ, छोले। चमनलाल हंसा। लेकिन अब ठीक है, छोलों के साथ विस्की तो तुमसे, काम की बात करो। देवराज चौहान ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से सिगरेट सुलगा ली। जो बात मैंने कही थी उसके बारे में सोचा? सोचा क्या, फैसला भी कर लिया। चमनलाल ने मुस्कुराकर पहलू बदला। मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी करने को तैयार हूं। पैसा तुम्हारा मामला खतरे का है, लेकिन मजबूरी है। मुझे कैसे मीर सिंह के यहाँ टिकाओगे? देवराज चौहान ने कष्ट लिया और कार सड़क के किनारे रोक दी। टिका दूंगा। मैंने सारा मामला कल ही तय कर लिया था। चमनलाल कुछ गंभीर सा हो गया। कल मैंने मीर सिंह से इस बारे में बात की थी। मीर सिंह से मिला था मैं। देवराज चौहान की चमनलाल के चेहरे पर टिकी निगाह सिकुड़ गई। मीर सिंह से मिले? हाँ, मेरे काम के सिलसिले में। चमनलाल ने सहमति में सिर हिलाया। फिर क्या उठा? मैंने मीर सिंह को अपनी बरसों की सेवा की दुहाई देकर कहा कि अब मेरी सेहत नहीं मानती, तबीयत खराब रहती है। अगर मेरी जगह वह मेरी बहन के लड़के को सफाई के लिए रख ले तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहते हुए चमनलाल ने गहरी सांस ली। मुझे आशा भी नहीं थी कि मीर सिंह जैसा हरामी मेरी बात मान जाएगा। कल साला मूड में था, किसी काम में तगड़ा फायदा हुआ था। जवाब में सिर्फ इतना ही कहा उसने कि तुम्हारी बहन के लड़के की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, उसे समझा कर लाना। तनख्वाह मेरे से 1,000 कम, यानी कि 4,000 मिलेगी। देवराज चौहान की निगाह कुछ और सिकड़ी। तो तुम वहां नौकरी नहीं करोगे? करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मुनासिब है अपनी बेटियों की शादी करना, और वह तब होगी जब तुम्हें मीर सिंह के बंगले के भीतर नौकरी पर लगवा दूं और खुद तुमसे दौलत लेकर इस शहर को छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करोगे ही, और ऐसा होते ही मीर सिंह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक गड़बड़ हो गई। क्या? गलती से मेरे मुंह से तुम्हारा सही नाम निकल गया। सुरेंद्रपाल, यही बताया था ना तुमने? कष्ट लेकर देवराज चौहान ने खिड़की से बाहर देखा। शाम का वक्त होने के कारण ढेरों वाहन आ जा रहे थे। इंजनों का शोर कानों के पर्दे फाड़ देने पर आमादा था। मीर सिंह और क्या बोला? कुछ नहीं। चमनलाल चने का दाना उछाल कर मुंह में डालता हुआ बोला। वह कम ही बात करता है, काम की बात करता है। अब यह मेरे ऊपर है कि मैं तुम्हें अपनी बहन का लड़का सुरेंद्रपाल कहकर कब उसके पास ले जाऊं। उसे तुम्हारी किसी बात पर शक तो नहीं हुआ? क्या बात करते हो, इतनी तो अक्ल रखता हूं। चमनलाल दांत फाड़कर क्या उठा। देवराज चौहान ने कष्ट लिया, बोला कुछ नहीं। अब कम से कम 2 लाख तो एक की शादी के लिए दोगे ही। काम चलाऊ शादी हो जाएगी। 3 का बना 6 लाख। बाकी देख लो, मेरे बुढ़ापे के लिए जो देना चाहते हो दे दो। देवराज चौहान ने चमनलाल को देखा। मुझे मीर सिंह चावला के यहाँ कब ले जाओगे? पहले मैं पैसा लूंगा। जिस दिन पैसा लूंगा उससे अगले दिन ले चलूंगा। देवराज चौहान की आंखों में सख्ती उभरी। अगर किसी तरह की गड़बड़ की तो? क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? चमनलाल उसकी बात काटता मुंह बनाता हुआ क्या उठा। गड़बड़ की गुंजाइश ही कहाँ बची है? तुम मेरी बेटियों की शादी के लिए पैसा दे रहे हो, ऐसे में मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगा? इतना तो बता दो कि कितनी रकम दोगे। मेरे बुढ़ापे के लिए कुल कितना पैसा देने के लिए सोचा है? कल पता लग जाएगा। कल पैसा दे दोगे? चमनलाल ने खुशी से सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ। कितना दोगे, बता तो दो। कम में सौदा नहीं करूंगा मैं। पहले मिलने वाला माल देख लेना, उसके बाद ही कुछ कहना। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। मतलब कि वाह वाह माल होगा? चमनलाल ने दांत फाड़े। उतरो अब। लेकिन कल हमारी मुलाकात कहाँ होगी? चमनलाल की आवाज में बेचैनी से भर आई। मैं तुमसे खुद मुलाकात कर लूंगा, देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। पक्की बात कर रहे हो ना? चमनलाल कार का दरवाजा खोलते हुए व्याकुल सा क्या उठा। हाँ, मैं पक्की बात ही करता हूँ। बाहर निकलकर चमनलाल ने कार का दरवाजा बंद किया और झुककर बोला। कल नोटों के साथ मिलना जरूर, फुर मत हो जाना। मिलूंगा, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। सिगरेट खत्म होने पर थी।
कष्ट लेकर देवराज चौहान ने उसे खिड़की से बाहर उछाल दिया। मीर सिंह के बंगले के भीतर पहुंचना सबसे अहम बात थी। इस दिक्कत को चमनलाल दूर करने जा रहा था। सब ठीक था, कहीं कोई गड़बड़ या फिर शक जैसी बात न थी, लेकिन फिर भी जाने क्यों देवराज चौहान को कुछ खटक रहा था। क्या खटक रहा था, यह बात उसके मस्तिष्क में साफ नहीं हो पा रही थी। बेवजह की शक की सुई उसके मस्तिष्क में चुभन सी पैदा करने लगी थी। मीर सिंह चावला, उम्र 50 वर्ष, कद काठी सामान्य। शुरुआती तौर पर उसका चेहरा देखकर यह एहसास अवश्य होता कि यह आदमी कुछ ठीक नहीं है, परंतु यह सोच पाना कि सामने वाला कभी अंडरवर्ल्ड रहा डॉन मीर सिंह चावला है, असंभव था। ऐसा था मीर सिंह का व्यक्तित्व। 5.5 फीट लंबाई, छाती कसी हुई अवश्य थी, परंतु शरीर के बाकी हिस्सों में कोई खास बात नहीं थी। उसकी चाल ढाल में आमतौर पर सुस्ती ही देखने को मिलती थी। मीर सिंह हद दर्जे का क्रूर बेरहमी था। उसका भीतरी व्यक्तित्व उन जुनूनी लोगों जैसा था जो तड़प तड़प कर होती मौत को देखकर जहनी तौर पर सुकून हासिल करते थे। बीवी नहीं, बच्चा नहीं, परिवार नहीं, अपने लिए जीना, अपने लिए मरना। जब मन होता तो एक से एक खूबसूरत कहर बरसाती युवती उसकी एक रात की बीवी बनने को तैयार हो जाती, परंतु ऐसा कम ही होता था। महीने में एक आध बार ही कोई हसीन चेहरा मीर सिंह के बेडरूम की शोभा बढ़ाता। औरतों से ज्यादा दिलचस्पी उसकी खून खराबे में रहती, जो कि आजकल लगभग बंद सा था। शराफत से आराम से बीत रही जिंदगी कभी कभार उसे खलती कि कोई हंगामा होना चाहिए, लेकिन खामखा का कोई हंगामा पैदा करने के हक में वह भी नहीं था। कठिनता से कानून की निगाहों में खुद को साफ कर पाया था कि अब वह शराफत की जिंदगी बिता रहा है। वह जानता था कि कानून दोबारा उसके पीछे पड़ गया तो उसकी खैर नहीं। कानून की इतनी ही मेहरबानी काफी थी कि बीते वक्त की सारी खता माफ कर दी गई थी। यह जुदा बात थी कि इसके लिए उसे पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा था। पुलिस वालों को नोटों की गड्डियों से तोल दिया था उसने। इस पर भी अभी कुछ केस उस पर थे, ऐसे केस जो रफा दफा नहीं किए जा सकते थे। मीर सिंह को उन केसों की खास परवाह न थी। पैसा खिलाकर लंबी लंबी तारीखें डलवा लेता। वह जानता था कि केस जितना लंबा खींचेगा उतना ही कमजोर होगा। आने वाले वक्त में गवाह सबूत खुद ही फीके पड़ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर मीर सिंह चावला ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। अथाह दौलत थी उसके पास, दोनों हाथ से लुटाए तब भी खत्म नहीं होने वाली। शाम के 7 बज रहे थे। मीर सिंह अपने हवेली नुमा 2 मंजिला बंगले की छत पर सादी सी कमीज और पैंट में मौजूद था। टेरेस पर टेबल और 2 कुर्सियां थी। एक कुर्सी पर खुद बैठा था और दूसरी पर टांगे फैला रखी थी। दाईं तरफ एक हाथ की दूरी पर खूबसूरत टेबल मौजूद थी, जिस पर विदेशी विस्की की बोतल और काजू की भरी हुई प्लेट थी। विस्की का आधा भरा गिलास टेबल पर मौजूद था, जिसमें से उसने आज के दौर का पहला ही घूंट भरा था। फिर काजू मुंह में डालने के पश्चात सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। उसकी शांत निगाह आसमान में उस तरफ थी जहां सूर्य डूबा था। अब तो सूर्य डूबने का निशान यानी कि पश्चिम की लाली भी समाप्त हो चुकी थी। टेरेस खाली था, कोई गनमैन या नौकर नहीं था। मीर सिंह शाम को पीते वक्त अकेले रहना ही पसंद करता था। ऐसे में उसे किसी तरह का शोर शराबा या किसी से मिलना बात करना पसंद नहीं था। गिलास से पुनः 2 घूंट भरे, तभी नीले कपड़े पहने एक नौकर छत पर नजर आया। मीर सिंह की निगाह उस पर जा टिकी। नौकर सतर्क किंतु आदर भाव से उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। मालिक, नौकर ने अदब से सिर झुकाकर कहा, अजीत साहब आपसे मिलना चाहते हैं, मैं बिजी हूं। मीर सिंह चावला ने नापसंदगी वाले भाव से कहा, कल बात करेंगे। मालिक वैसे ही खड़ा नौकर बोला, अजीत साहब ने कहा था कि आप मना करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार अवश्य कहूं कि जरूरी काम है उनको। मीर सिंह चावला के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। भेजो। जी। नौकर थोड़ा सा झुका और पलटकर चला गया। मीर सिंह ने टेबल से गिलास उठाकर खाली किया और काजू उठाकर मुंह में डाला। चंद पलों बाद ही टेरेस के सीढ़ियों वाले हिस्से पर अजीत नजर आया। अजीत मलिक। 45 वर्षीय अजीत मलिक की सारी उम्र अपराधों की दुनिया में ही बीती थी। वह खूंखार व्यक्तित्व का मालिक था और मीर सिंह को ऐसे लोग हमेशा पसंद आते थे। बरसों से अजीत मलिक मीर सिंह के बंगले का सिक्योरिटी का इंचार्ज था। मीर सिंह उसके काम से हर तरफ से संतुष्ट था। अजीत तेज दिमाग का ऐसा खतरनाक इंसान था कि कोई उसके सामने टिक ना पाता था। उसकी पूरी कोशिश रहती कि मीर सिंह उसे बोझ महसूस ना करे, और ऐसा वक्त आज तक नहीं आया था। मीर सिंह की तीखी निगाह उस पर टिक चुकी थी। अंधेरा हो रहा है। उसके पास पहुंचने पर मीर सिंह शांत स्वर में बोला, रोशनी कर दो। अजीत मलिक सिर हिलाकर फौरन पलटा और सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ गया।
सीढ़ियों वाले कमरे से एक स्विच ऑन करके बाहर निकला और मीर सिंह की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के पास लगी छोटी सी सर्च लाइट जैसी रोशनी ऑन हो चुकी थी। छत का काफी बड़ा हिस्सा रोशनी से चमक उठा था। वहां पर ऐसी 3 लाइटें और थी। सब ऑन हो जाए तो छत का जर्रा जर्रा नजर आने लगता। अजीत मलिक पास आकर ठिठक गया। मेड सिंह ने उससे लापरवाह होकर नया गिलास तैयार करके घूंट भरा। सर, अजीत मलिक मीर सिंह चावला से बोला, चमनलाल से आज एक आदमी मिला। कहाँ? मीर सिंह चावला ने काजू उठाकर मुंह में डाला। बस स्टॉप पर। जब चमनलाल घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, चमनलाल उसकी कार में जा बैठा। उसने कार को 5-6 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। दोनों में करीब आधा घंटा बातें होती रही। फिर चमनलाल कार से बाहर निकल गया। उसने कार आगे बढ़ा दी। मेड सिंह चावला ने विस्की को घोड़ने के पश्चात तगड़ा घूंट भरा। चमनलाल से मिलने वाला कौन था? मैं उसे ज्यादा देख नहीं पाया। जितना देखा उससे तो नहीं लगता कि उसे पहले देख चुका हूं। कुछ मौका मिला तो कैमरे से कार में बैठे बैठे ही उसकी तस्वीर ले ली है। घंटे भर में तस्वीरों के प्रिंट। चमनलाल से मिलने वाला सुरेंद्र पाल होगा। मेड सिंह का स्वर सपाट था। सुरेंद्र पाल? अजीत मलिक सावधानी की मुद्रा में खड़ा था। हाँ, सुरेंद्र पाल, जिसके बारे में चमनलाल ने मुझसे बात की थी। मेड सिंह ने हौले से सिर हिलाया। उसने आजकल में चमनलाल से मिलना ही था। मेड सिंह ने कुर्सी से पांव हटाए और सीधा बैठते हुए बोला, बैठो। अजीत मलिक आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। मेड सिंह ने घूंट भरा। एकाएक उसके चेहरे पर एक खतरनाक और सर्द मुस्कान उभरी। अजीत? मेड सिंह हौले से हंस पड़ा। वह जो भी है, अभी तो खुद को सुरेंद्र पाल कहता है। हर कीमत पर इस बंगले के भीतर घुसना चाहता है। तभी तो वह चमनलाल को उसकी 3 बेटियों की शादी के लिए और बुढ़ापे के लिए पैसा दे रहा है। इतना बड़ा खर्चा कोई खाम का नहीं करता। अजीत मलिक कुछ सतर्क सा नजर आने लगा। तो क्यों वह खर्चा कर रहा? वह बेवकूफ नहीं है। मेड सिंह ने शांत हंसी से भरे भाव में कहा, बहुत समझदार है वह। लाखों का खर्चा वह बेकार में नहीं कर रहा। अजीत मलिक की प्रश्न भरी निगाह मेड सिंह के चेहरे पर टिकी रही। वह बहुत लंबी योजना के साथ बंगले में आ रहा है और उसके दोनों तरफ मौत ही मौत है। अगर वह अपनी सोचों में कामयाब हो गया तो तब भी मौत, लेकिन कामयाब होगा नहीं, मरेगा। मेरे ही हाथों उसे मौत मिलेगी। आएगा जिंदा, लेकिन जाएगी उसकी लाश। कहते हुए मीर सिंह का लहजा खतरनाक हो गया और चेहरे पर मौत के सर्द भाव नाचने लगे थे। अजीत मलिक मीर सिंह को देखता रहा। वह, यानी कि वक्ती तौर पर हम उसे सुरेंद्र पाल ही कहेंगे, क्योंकि यकीनन यह उसका असली नाम नहीं है। मीर सिंह ने घूंट भरकर कड़वे स्वर में कहा, बंगले पर 1 रुपए की डकैती करने आ रहा है। 1 रुपए की डकैती? अजीत की आंखें सिकुड़ी। मीर सिंह चावला मौत से भरी हंसी हंसा। हाँ, 1 रुपए की डकैती। इसके अलावा किसी के लिए बंगले में दिलचस्पी का कोई सामान नहीं है। उस 1 रुपए के सिक्के के दोनों तरफ बात जाति तक पहुंचने का नक्शा बना है। बात जाति का खजाना कहाँ है, वहां तक पहुंचने का रास्ता नक्शे में बताया गया है। अजीत मलिक ने हौले से सिर हिलाया। सुरेंद्र पाल को मालूम है कि वह आसानी से बंगले के भीतर नहीं पहुंच सकता। ऐसे में वह बात जाति तक पहुंचने का नक्शा कैसे हासिल करेगा? मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर बोला, लेकिन वह खासा हौसलेमंद इंसान है। बहुत आत्मविश्वास है इस सुरेंद्र पाल में। वह कैसे सर? बंगले के भीतर पहुंचने के लिए वह लाखों खर्च कर रहा है। जैसे कि उसे पूरा भरोसा हो कि बंगले में पहुंच गया तो उस 1 रुपए की डकैती सफलता से कर लेगा, उसे ले उड़ेगा। मीर सिंह की आवाज में खतरनाक भाव आ गए। उसने तगड़ा घूंट भरा। आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो आंखें मूंद कर जिंदगी और मौत का दांव खेल जाते हैं। सुरेंद्र पाल भी बहुत खतरनाक इंसान है। राह चलता दादा नहीं हो सकता। तो फिर कौन हो सकता है? अजीत मलिक का चेहरा कठोर हो गया। मालूम हो जाएगा कौन है, मीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा। मैंने उसकी तस्वीरें ली है, प्रिंट आने वाले। अब नहीं, इस वक्त नहीं, मैं आराम कर रहा हूं। मीर सिंह ने एकाएक शांत स्वर में कहते हुए घूंट भरा। इस बारे में कल नाश्ते के बाद बात करना। जी। अजीत मलिक उठ खड़ा हुआ। मीर सिंह का इशारा पाकर अजीत मलिक वहां से चला गया। अजीत मलिक मीर सिंह चावला से अगले दिन नाश्ते के बाद मिला, जब मीर सिंह कॉफी के घूंट भरता हुआ सोचों में व्यस्त था। गुड मॉर्निंग सर, अजीत ने कहा। मीर सिंह ने उसे देखा, हौले से सिर हिलाया, फिर बोला, बैठो। अजीत मलिक आगे बढ़कर सोफा चेयर पर बैठ गया। सर, मैं आपको सुरेंद्र पाल की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो मैंने कल ली थी। कहते हुए अजीत मलिक ने हाथ में थाम रखे छोटे से लिफाफे में से तस्वीरें निकाल ली। मैंने कुछ दूर रहकर कार में बैठे बैठे तस्वीरें ली थी। यही वजह है कि तस्वीरें ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन काम चल सकता है। मीर सिंह ने हाथ आगे बढ़ाया। अजीत मलिक फौरन अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर तस्वीरें मीर सिंह को थमा दी। मीर सिंह एक एक करके तस्वीरें देखने लगा।
एक तो तस्वीरें दूर से ली गई थी, दूसरे देवराज चौहान कार में बैठा था, इसलिए किसी भी तस्वीर में देवराज चौहान का चेहरा खास स्पष्ट नहीं था। अलबत्ता बगल में बैठे चमनलाल का चेहरा कई जगह स्पष्ट नजर आ रहा था। मीर सिंह ठिठका। एक तस्वीर पर उसकी निगाह टिक गई। इस तस्वीर में देवराज चौहान का चेहरा काफी हद तक स्पष्ट था। मीर सिंह उस तस्वीर को देखता रहा। निगाहें तस्वीर में नजर आ रहे देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे उसकी आंखें सिकुड़ने लगी, होठ अजीब से शक्ल इख्तियार करने लगे। कौन है यह? मीर सिंह के होठ हिले। सुरेंद्र पाल ही होगा, जो चमनलाल को लालच देकर बंगले में नौकरी पाना चाहता है। अजीत मलिक ने सतर्कता भरे अंदाज में जवाब दिया, सुरेंद्र पाल। मीर सिंह चावला के होठों पर कड़वी मुस्कान फैल गई। नहीं, यह सुरेंद्र पाल नहीं है। तुमने कभी देवराज चौहान को देखा है? मीर सिंह की निगाह अजीत पर जा टिकी। देवराज चौहान? हाँ, डकैतियों का बादशाह देवराज चौहान। नहीं सर, उसका नाम तो बहुत सुना है, लेकिन मिल नहीं पाया। सुना है बहुत खतरनाक है वह। हाँ। मीर सिंह की कड़वी निगाह पुनः तस्वीर पर जा टिकी। बहुत खतरनाक है, लेकिन सर, इस मामले में देवराज चौहान का क्या वास्ता? अजीत कुछ उलझन में नजर आया। ये मीर सिंह चावला ने उंगली से तस्वीर को ठकठकाया। देवराज चौहान ही है। देवराज चौहान? अजीत मलिक हक्का बक्का रह गया। हाँ, आप इससे मिल चुके हैं सर? नहीं, आज तक नहीं मिला। मीर सिंह ने तस्वीरें वापस लिफाफे में डालकर अजीत मलिक को देखा, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन होने के नाते हर उस इंसान के चेहरे से वाकिफ था जो कभी मेरे लिए मुसीबत बन सकता था। देवराज चौहान की तस्वीर मैंने बहुत अच्छी तरह देख रखी है। यह देवराज चौहान की ही तस्वीर है। हम दोनों कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, क्योंकि देवराज चौहान सिर्फ डकैतियां करके ही दौलत इकट्ठी करता था और डकैतियों में मेरी कभी दिलचस्पी रही नहीं। ओ, वास्तव में हैरानी वाली बात है कि देवराज चौहान मेरे बंगले में नौकर बनकर आने को मरा जा रहा है। मीर सिंह के स्वर में जहरीले भाव थे। 1 रुपए की डकैती के लिए? अजीत मलिक ने अपने चेहरे पर फैले भावों पर काबू पाने की कोशिश की। तो अब क्या करें सर? हमने क्या करना है? मीर सिंह के होठों से मौत भरी हल्की हंसी निकली। हम तो पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे। कर तो देवराज चौहान रहा है, और देखना है कि वह क्या करता है। तो आप उसे बंगले में आने देंगे? हाँ, बहुत दिनों से शांत जिंदगी गुजर रही थी, कुछ मजा नहीं आ रहा था। देवराज चौहान के आ जाने पर मौत का दिलचस्प खेल शुरू होगा, चूहे बिल्ली जैसा खेल। वह इस सोच में होगा कि हम उसकी असलियत नहीं जानते, जबकि हम उसकी असलियत ही नहीं, उसके आने की वजह भी जानते हैं कि वह क्या करना चाहता है। वह करेगा और हम देखेंगे। जब मौका आएगा तो गर्दन से दबोच लेंगे। अच्छा खेल रहेगा। अजीत मलिक के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। आप ठीक कह रहे हो सर। शेर के घर शेर आ रहा है घात लगाने। मजा तो आएगा ही। मीर सिंह हाथ में पकड़ी तस्वीरों वाले लिफाफे पर हाथ मारकर क्या उठा। चमनलाल आ गया होगा, उसे भेजो। अजीत मलिक फौरन बाहर निकल गया। चमनलाल मीर सिंह के सामने पहुंचा। नमस्कार मालिक। चमनलाल ने आदर भाव से कहा। नमस्कार। मीर सिंह ने अपना सपाट चेहरा हिलाया। सुरेंद्र पाल मिला? जी मालिक। चमनलाल पूर्ववत अंदाज में कह उठा। कल मिला था। मैंने उसे बता दिया कि अपनी बहन के लड़के के तौर पर उसे बंगले में अपनी जगह लगवा दूंगा। आपसे बात हो गई है, जैसा आपने मुझे समझाया था। मैंने वही बात उससे की। उसे किसी भी तरह का शक नहीं हुआ कि मैंने सारी सच्चाई आपको बता दी है। हो सकता है उसे शक हुआ हो, लेकिन अपना शक तुम पर जाहिर ना किया हो। मीर सिंह बोला। ऐसी कोई बात नहीं है। सुरेंद्र पाल को मुझ पर जरा भी शक ना हुआ। मीर सिंह ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। आगे के लिए क्या बात हुई? वह मुझे आज मिलेगा, पैसा देने के लिए। कितना देगा? मीर सिंह के होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। मैंने पूछा था, लेकिन उसने रकम बताई नहीं। 10 लाख से कम मत लेना। 9.5 भी हो तो मना कर देना। वह पूरा 10 देगा। अगर तुम मर जाओ तो वह 15 भी देगा, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 10 ही ठीक है, जायज है। जी। चमनलाल सतर्क सा बोला। 10 लाख ही लूंगा। पैसे को उड़ा मत देना। तीनों बेटियों की शादी करना और जो बच जाए बुढ़ापे के लिए रख लेना। मैं ऐसा ही करूंगा। उसको यहाँ लगवाने के बाद तुम इधर का रुख मत करना। लड़कियों के लिए लड़के तलाश करके शादी की तैयारी में लग जाना। जब सुरेंद्र पाल का मामला निपट जाएगा तो तुम्हें खबर कर दी जाएगी। जो हुक्म मालिक। चमनलाल ने हाथ जोड़े। आपकी मेहरबानी से मेरी तीनों लड़कियों की शादी हो जाएगी। मीर सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। मेरी मेहरबानी या सुरेंद्र पाल की? आपकी मेहरबानी मालिक, आपकी। अगर आप ना कहते तो मैं उससे लाखों रुपया कैसे ले सकता था? मीर सिंह के चेहरे पर छाई मुस्कान और गहरी हो गई। आज उससे संभल कर बात करना। अगर उसे शक हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना जान लो कि जितनी जरूरत उसे है बंगले के भीतर आने की, उतनी ही जरूरत मुझे उसकी है। मुझसे कोई गलती नहीं होगी मालिक। जाओ। चमनलाल बाहर निकल गया। मीर सिंह चावला ने सिगरेट सुलगाई।
फिर उठने के पश्चात बेडरूम में पहुंचा और हाथ में थाम रखे तस्वीरों वाले लिफाफे को बेड के गद्दे के नीचे रखा। उसके बाद वक्त बिताने की खातिर रोजमर्रा वाले कामों में व्यस्त हो गया। चमनलाल का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। रह रहकर वह सूखे होठों पर जीभ फेर लेता। चेहरा कुछ फक्सा हुआ पड़ा था और आंखों में ढेर सारी व्याकुलता भरी पड़ी थी। बेचैनी के कारण उससे अपने हाथ पांव बेकाबू से होते महसूस हो रहे थे। सपनों का महल जो वो कल से खड़ा करता आ रहा था ढहता हुआ नजर आने लगा था। 2 घंटे चमनलाल बस स्टॉप पर खड़ा देवराज चौहान यानी कि सुरेंद्र पाल का इंतजार करता रहा था, लेकिन सुरेंद्र पाल नहीं आया। जबकि आज तो उसे लाखों की गर्मी के साथ आना था। उसने मीर सिंह चावला को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मीर सिंह जैसे इंसान से दगाबाजी करके वह खुद को और अपने परिवार की बेमौत मौत नहीं चाहता था। हैरानी तो उसे तब हुई जब मीर सिंह ने कहा कि जैसा सुरेंद्र पाल नाम का आदमी कहता जा रहा है वैसा ही करते जाओ। बल्कि साथ में सलाह भी दी कि सुरेंद्र पाल से कहना कि उसने मीर सिंह से कहा कि वह अपने बहन के लड़के को लगवाना चाहता है, और मीर सिंह ने यह बात मान ली। मीर सिंह का यह सब कहना चमनलाल के लिए हैरानी की बात थी, लेकिन चमनलाल ने अपनी हैरानी पर काबू पाया। मीर सिंह ने यह भी कहा था कि उससे मिलने वाली दौलत से अपनी बेटियों की शादी कर ले। सुनते ही चमनलाल को मजा आ गया था। उसके बाद से सब ठीक ठाक ढंग से चला। आज सुरेंद्र पाल को दौलत के साथ आना था, परंतु वह नहीं आया। चमनलाल समझ गया कि यह मजाक से भरा खेल था जो कि समाप्त हो गया। इस खेल में ना तो सुरेंद्र पाल को नुकसान हुआ और ना ही मीर सिंह को, अलबत्ता लाखों उसके हाथों में आते आते निकल गए। सुरेंद्र पाल को न आते देखकर मरे हाल में चमनलाल ने घर जाने के लिए बस पकड़ ली। आधे घंटे के सफर के दौरान भी उसे ठीक से किसी बात का होश नहीं था। ख्याल था तो उन लाखों का जो हाथ आने से पहले, दर्शन देने से पहले ही पंख लगाकर फुर्र हो गए थे। चमनलाल के दुख का हिसाब इसी बात से लगाया जा सकता था कि आज उसने पूरी बोतल पीने का इरादा बना लिया था ताकि लाखों की याद ही ना आए। उसके घर वाला स्टॉप आया तो उतरकर सामने की ही मार्केट में बढ़ गया। वहां वाइन शॉप थी। चमनलाल यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बस स्टॉप से ही वह देवराज चौहान की निगाहों में है। देवराज चौहान सिर्फ यह देख लेना चाहता था कि चमनलाल अकेला है या उसके पीछे कोई आदमी लगा हुआ है, खास तौर से मीर सिंह चावला का कोई आदमी। मीर सिंह कोई बच्चा तो था नहीं। चमनलाल की बात पर उसे किसी तरह का कोई शक हो गया हो और उस पर नजर रखने के लिए अपने आदमी पीछे लगा दिए हो। इस बात की संभावना न के बराबर थी कि चमनलाल ने सब कुछ मीर सिंह को स्पष्ट तौर पर बता दिया हो और उसे फंसाने के लिए मीर सिंह ने चमनलाल के कंधे पर बंदूक रख दी हो। काश देवराज चौहान को मालूम होता कि ऐसा ही हुआ है। जरा सी भी हवा के रुख का एहसास हो गया होता तो उसने चमनलाल से कोसों दूर हो जाना था और मीर सिंह के यहाँ 1 रुपए की डकैती का पूरा पूरा अंदाज ही उसने बदल देना था। लेकिन देवराज चौहान को इस बात की हवा ही कहाँ लगी। वह 1 रुपए की डकैती करने के लिए चमनलाल को मोहरा बनाकर बंगले में घुसना चाहता था, जबकि मीर सिंह चमनलाल को ही मोहरा बनाकर धीरे धीरे आरी चलाते हुए उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मौत का खेल बेहद धीमी गति से जारी था। बस स्टॉप से उतरकर चमनलाल मरी हालत में मार्केट की तरफ बढ़ गया। वहां से उसका विस्की खरीदने का इरादा था। देवराज चौहान के दिए 10,000 में से अभी रकम बचती थी, इसलिए 1-2 दिन विस्की चल सकती थी। उसके बाद तो फिर वापस ठर्रे और कच्ची पर आ जाना था। देवराज चौहान ने एक तरफ कार रोक दी। निगाह चमनलाल पर और आसपास थी। उसे ऐसा कोई नजर नहीं आया जो चमनलाल के पीछे हो या फिर उसमें दिलचस्पी ले रहा हो। मिनटों में ही चमनलाल दोबारा नजर आया। हाथ तो उसके खाली थे, परंतु पेट फूला फूला सा नजर आ रहा था। स्पष्ट था कि विस्की की बोतल को उसने पेट के पास पैंट में अटका रखा था। देखते ही देखते वह फुटपाथ पर आया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर उसका घर था। देवराज चौहान ने अपनी तसल्ली करने के पश्चात कार आगे बढ़ाई। इतनी देर से अजीत मलिक देवराज चौहान की निगाहों में नहीं आ पाया था, जो कि बस स्टॉप से ही देवराज चौहान पर निगाह रखे हुए था। अजीत मलिक की सफलता की खास वजह यह थी कि वह पहले से ही देवराज चौहान की कार और उसके चेहरे से उसे जानता था, इसलिए पर्याप्त फासला रखकर ढेर सारी सावधानियों को इस्तेमाल करते हुए वह देवराज चौहान पर निगाह रखे था। दोस्तों, खेल बेहद खतरनाक है। देवराज चौहान की सारी चालें मीर सिंह के सामने खुली किताब की तरह खुल चुकी है और देवराज चौहान इस हकीकत से नावाकिफ है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे कहानी क्या मोड़ लेती है और जगमोहन इस कहानी में कहाँ फिट होता है। क्या देवराज चौहान उस 1 रुपए की डकैती को कर पाया जिसमें बाज जाति का नक्शा था, खजाने का नक्शा, और क्या वो उस खजाने तक पहुंच भी पाया? आगे इस कहानी में क्या क्या रंग निखरते हैं यह तो आने वाले एपिसोड्स में ही आपको पता लगेगा।
यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, हमारा नरेशन स्टाइल पसंद आया हो, हमारी कहानियों का सिलेक्शन पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की कहानियां आपका इंतजार हमारी मेंबरशिप जोन पर भी कर रही है। वहां भी हमने काफी रोमांचक कहानियों का सिलसिला बरकरार रखा हुआ है, ताकि आप पब्लिक जोन पर जो कहानियां आ रही है उनका तो आनंद ले ही सकें, साथ में स्पेशल मेंबरशिप जोन पर भी विभिन्न कहानियों का मजा ले सकें, जिसमें अनिल मोहन जी की कहानियां, वेद प्रकाश शर्मा जी की कहानियां और सुरेंद्र मोहन पाठक जी की कहानियां भी शामिल है। तो दोस्तों, इस सफर को बरकरार रखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं एपिसोड नंबर 1 पे से, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसके एपिसोड नंबर 2 पे। धन्यवाद।